देखिए भैया, आज का जो वीडियो हमारा, हम बात करते हैं चौथे चैप्टर की गतिमान आवेश और चुंबकत्व की। बड़ा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कई टॉपिक ऐसे हैं जिसमें से बोर्ड के क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बनी है। सबसे बड़ी बात क्या है इसमें, जो प्रॉब्लम आपको आएगी वो डायरेक्शन में आएगी। और डायरेक्शन किसकी? जैसे दो वेक्टरों का मल्टीप्लाई आप कर रहे हो, तो मल्टीप्लाई करने पर अगर आप वेक्टरों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो दो तरह का होता है। एक तो दो वेक्टरों का मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आ रहा है वो स्केलर आ रहा है, तो स्केलर का मतलब अदिश आ रहा है। अब अदिश में तो कोई परेशानी है ही नहीं, क्योंकि वो तो अदिश राशि है, तो उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। लेकिन बात जब आती है क्रॉस प्रोडक्ट की, यानी दो वेक्टरों का मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर हमारा मिल रहा है वो भी एक सदिश राशि है, तो उसकी हमें डायरेक्शन निकालनी पड़ती है। वैसे 11th में आपको मैंने अच्छी तरह समझाया था, उसके रूल्स भी होते हैं कई निकालने के, लेकिन सबसे सिंपल जो तरीका, पहले मैं उसी की बात करता हूं। मान लीजिए आपके दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है बी, और ए और बी के बीच का कोण है थीटा, और हम ए क्रॉस बी निकालना चाहते हैं। ए क्रॉस बी, तो फॉर्मूला तो आप जानते हैं, ए बी साइन थीटा और एन कैप। अब बात आती है कि भाई ए क्रॉस बी की दिशा क्या होगी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो क्या है? सबसे पहला पॉइंट होता है कि ए क्रॉस बी वास्तव में एक वेक्टर है। ए और बी हमारे दो वेक्टर हैं, लेकिन ए क्रॉस बी एक वेक्टर है। आप चाहो तो उसको अलग से मान लो वेक्टर सी, आपने उसका नाम दे दिया वेक्टर सी। तो ए क्रॉस बी एक वेक्टर है, पहली बात। अब बात आएगी भाई इसकी दिशा क्या होगी फिर, तो हम सी की दिशा कहें या ए क्रॉस बी की दिशा कहें, एक ही बात है। और इस फॉर्मूले में उसको प्रदर्शित किया जा रहा है एन कैप से। यानी अगर हम यहां एन कैप की दिशा दिखाने की बात करते हैं तो सीधी सी बात है, वो ए क्रॉस बी की दिशा को प्रदर्शित करता है। लेकिन अब वो होती किधर है, तो उसमें जो पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है वो क्या है, ए क्रॉस बी की दिशा या कहिए एन कैप की दिशा हमेशा वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के परपेंडिकुलर होगी। सबसे पहला पॉइंट जो कि आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये चीज अगर आपके माइंड में रहेगी तो आप गलतियां कम करोगे। यानी ए क्रॉस बी की जो दिशा आनी है इन दोनों के परपेंडिकुलर होनी है। अब मान लीजिए इस फिगर में हमने दो वेक्टर ले लिए ए और बी, और उनके बीच के एंगल को थीटा दिखा दिया है, तो ये दोनों ही वेक्टर हमारे इस ब्लैक बोर्ड पर हैं। सही है? इसका मतलब अब ए और बी पे लंबवत तो दिशा कौन सी हो सकती है, यानी इस ब्लैक बोर्ड के परपेंडिकुलर, यानी इस ब्लैक बोर्ड की ये वाली दिशा, और या फिर इसके अंदर की तरफ वाली दिशा। भाई दो चीजें हो सकती है, या तो ब्लैक बोर्ड के बाहर की तरफ या फिर ब्लैक बोर्ड के अंदर की तरफ। मान लीजिए मैं यहां पर इसको ऐसे लगा रहा हूं, तो देखिए ये जो मैंने चौक होल्डर लगा रखा है, ये वेक्टर ए पर भी लंबवत है और ये वेक्टर बी पर भी लंबवत है। तो इस बात को तुम्हें समझना है, जो ए क्रॉस बी की दिशा होती है वो दोनों वेक्टरों पर लंबवत होती है। तो अब अगर ये ऐसे लोगे तब भी दोनों पर लंबवत होगा, और इसे अंदर की तरफ हम दिखाएंगे तब भी दोनों पर लंबवत होगा। सही है? तो पहला पॉइंट तो आपका ये कि इसकी दिशा दोनों वेक्टरों पर लंबवत होती है। दूसरा जो पॉइंट है उसको समझने की कोशिश करो। क्यों? क्योंकि उससे ये पता चलेगा कि अब इन दोनों में से कौन सा होगा, इसके लंबवत बाहर की तरफ या फिर इसके लंबवत अंदर की तरफ। अब उस बात को समझने की कोशिश करिए। सबसे पहली बात तो ये होती है कि आप निकाल क्या रहे हो। भाई आपसे ए क्रॉस बी भी पूछा जा सकता है और आपसे बी क्रॉस ए भी पूछा जा सकता है। तो बस आपको ये ध्यान देना है, जो वेक्टर हमारा पहले है, अगर हम ए क्रॉस बी पूछ रहे तो पहला वेक्टर ए हुआ, और बी क्रॉस ए पूछेंगे तो फिर पहला वेक्टर बी हुआ। इसका मतलब हमें कोण की जो शुरुआत करनी है वो जो हमारा पहला वेक्टर होगा वहां से करनी है, उससे हमें चलना शुरू करना है। इस बात को ध्यान रखना है। मान लीजिए हम यहाँ ए क्रॉस बी की डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो अब हम ए से चलेंगे। तो वेक्टर ए से आप चले और ए से बी की तरफ जा रहे हो, तो ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो हमारा ये जो एंगल है इसको दिखाया जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। और आप ये पहले भी जान चुके हो इस बात को, जब हम ज्योमेट्री को पढ़ते थे, कि भाई
ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और यहां से इधर चलते हैं तो उस एंगल को पॉजिटिव एंगल कहते हैं, और इधर की डायरेक्शन में चलते हैं तो उसको नेगेटिव एंगल कहते हैं। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब हम जाते हैं तो वो पॉजिटिव एंगल, यानी आप कह सकते हो एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव एंगल और क्लॉकवाइज एंगल नेगेटिव एंगल। क्लियर? इसका मतलब ये हुआ अगर ए से बी की तरफ हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो हमारी डायरेक्शन हमेशा आएगी बाहर की तरफ। बस ये बात याद रखना। अगर हम वेक्टर ए से बी की तरफ, अब एक से बी रखना नहीं है बल्कि जो हमारा पहले है उससे हम दूसरे की तरफ जा रहे हैं, और वो अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो डायरेक्शन बाहर की तरफ। लेकिन अगर ये हमारा फिगर ऐसे करके होता है यानी इसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ आएगी। अब यहां बाहर की तरफ कैसे दिखाऊं? ये वाला मैंने बना दिया और इस पे लिख दिया एन कैप, क्योंकि एन कैप जी तो प्रदर्शित कर रहा है, तो ये वास्तव में ये लाइन बाहर की तरफ को रिप्रेजेंट कर रही है। अब अगर आपने ले लिया कि वेक्टर ए को ऐसे ले लिया और वेक्टर बी को इस डायरेक्शन में ले लिया, अब ए से बी की तरफ एंगल देखोगे तो वो कैसा दिख रहा है तुम्हें? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। अब जो डायरेक्शन आएगी ए क्रॉस बी की वो होगी अंदर की तरफ, तो उसको फिर मैं ऐसे दिखा देता हूं। यहां पे ये डायरेक्शन है एन है। तो बड़ा सिंपल सा है एक लाइन में, जो अगर तुम्हें याद रखना है तो कि अगर ए क्रॉस बी की डायरेक्शन हमें निकालनी है तो ए से बी की तरफ जाने पर अगर एंगल एंटी क्लॉकवाइज है तो डायरेक्शन उसके तल के लंबवत बाहर की तरफ, और अगर क्लॉकवाइज है तो डायरेक्शन अंदर की तरफ। बस ये बात आपको याद रखनी है, और ये बात आपकी ये बेसिक चीज हो गई। हालांकि मैं तो जैसे जैसे टॉपिक आएगा वैसे वैसे डायरेक्शन निकालने के अलग अलग रूल बताऊंगा आपको, आप उन रूल से भी डायरेक्शन निकाला करोगे, लेकिन जो बेसिक बात है वो ये है। जब भी अगर कभी रूल में आके आप अटक जाओ, बाई चांस ऐसा हो जाए, तो आप फिर बेसिक पे आ जाना, और बेसिक आपका क्लियर होगा तो फिर कहीं आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखिए बात करते हैं, चैप्टर हमारा क्या है भाई? गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गतिमान आवेश की, और वास्तव में ये चैप्टर क्या है? ये है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। रियल में ये है विद्युत धारा का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, इसके लिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव यह होता है कि अगर आप किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो तार गर्म हो जाएगा। तार गर्म हो गया, इसका मतलब जो विद्युत धारा थी वो ऊष्मा में बदल गई, यानी विद्युत धारा ने ऊष्मा उत्पन्न कर दी। यह है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। और इसके बहुत सारे एग्जांपल्स थे जो आपने पढ़े होंगे, समझे होंगे। जैसे होता है इमर्सन रॉड। चलिए इमर्सन रॉड को छोड़िए, भी सबसे अच्छा एग्जांपल लीजिए हीटर। हीटर में आप विद्युत धारा प्रवाहित करते हो और गर्मी पैदा होती है, सही है। प्रेस में विद्युत धारा प्रवाहित करते हो और हीट पैदा हो रही है। इमर्सन रॉड, पानी गर्म करने वाली रॉड की बात कर रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं? विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं और वो गर्मी दे रही है, जिससे पानी के अंदर डाल दे तो पानी भी गर्म होने लग गया है। और भी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप डेली लाइफ में देखोगे जिसमें आपको लगेगा कि विद्युत धारा प्रवाहित की और वहां पर ऊष्मा उत्पन्न हो गई। पहले आपने ध्यान दिया होगा, आजकल तो फिर एलईडी का जमाना आ गया। पहले वो बल्ब हुआ करते थे, उनको इनकैंडेसेंट बल्ब बोला करते थे, लाल रंग की रोशनी उनकी हुआ करती है। आजकल कम होते हैं, वैसे फिर भी लगा दिए जाते 60 वाट का, 100 वाट का, क्योंकि उसके वाट ज्यादा होते थे इसलिए वो ज्यादा एनर्जी को कंज्यूम करता था। और आजकल हमारी ट्यूबलाइट जो अच्छी रोशनी देगी, बहुत पढ़ने के लिए आपको चाहिए तो 20 वाट की मैक्सिमम होती है। देखते हो ना, पूरे कमरे को एकदम सफेद सफेद कर देती है। और नॉर्मल बात करें तो 5 वाट की भी कमरे में फुमुजीदा करती है, लाइट करती है। तो ये कूल लाइट बोली जाती है। क्यों? क्योंकि ये विद्युत धारा को केवल प्रकाश में बदल रही है। जबकि वो जो लाल वाला बल्ब होता था ना, अगर एक कमरे में बल्ब रात भर जलता रहे तो वो कमरा भी गर्म बना रहता। तो वहां पर विद्युत धारा का कुछ भाग तो ऊष्मा उत्पन्न करने में चला जाता है और कुछ भाग रोशनी पैदा करने में चला जाता है, यानी कुछ तो ऊष्मा ऊर्जा में, कुछ प्रकाश ऊर्जा में। समझ गए ना? तो कुल मिलाकर के विद्युत धारा प्रवाहित की और ऊष्मा उत्पन्न हो गई, उसको कहते थे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। उसी की बिल्कुल सेम मीनिंग को अगर ध्यान में रखते हुए इसको समझे, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव।
इसका मतलब यह है कि आप विद्युत धारा प्रवाहित करें और उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाए। तो विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र अगर उत्पन्न हो रहा है उसको कहते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। और इसके लिए एक्सपेरिमेंट किए सबसे पहले में, अगर तुमसे कभी कोई एक लाइन में ये पूछे कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है, तो बस आपको एक लाइन में बताना है कि अगर किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करे और तार के आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाए। देखिए चुंबकीय क्षेत्र के बारे में आप लोगों ने 9th और 10th में भी पढ़ा है, मैग्नेट भी उसमें थोड़ा बहुत पढ़ा होगा मैग्नेट के बारे में, और चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा है वहां पे। और अगर वहां नहीं पढ़ा कोई बात नहीं है, आपने जब मैंने फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ाया तो वहां पे विद्युत बल रेखाएं पढ़ाई थी, लेकिन विद्युत बल रेखाएं विद्युत धारा की वजह से नहीं होती थी, वो एक आवेश की वजह से होती थी। अगर कहीं आवेश रखा है तो आवेश के आसपास एक क्षेत्र बन जाता था जिसको विद्युत क्षेत्र कहते थे, और विद्युत क्षेत्र को विद्युत बल रेखाओं से प्रदर्शित किया जाता है। ऐसे ही अब हम बात कर रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र की, कि अगर किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा, और चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित किया जाता है चुंबकीय बल रेखाओं से। हालांकि चुंबकीय बल रेखा हो या विद्युत बल रेखा हो काल्पनिक होती है, माना जाता है कि ऐसा बल रेखा है और उनको ड्रॉ भी किया जाता है, लेकिन रियल में वहां हमें थोड़ी दिख रही है कोई बल रेखा। ठीक है, तो अब बात करते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। हमारी समझ में आ गया कि अगर भाई किसी तार में धारा प्रवाहित करने पर वहां पर क्या पैदा हो जाए, चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाए, तो वो हो गया चुंबकीय प्रभाव। अब यहां एक क्वेश्चन बनता है कि पता कैसे चलेगा भाई, हम पता कैसे लगाएंगे कि यहां पर चुंबकीय क्षेत्र है या फिर नहीं है। उसके लिए सिंपल सी एक चीज होती है हमारे पास, उसको बोलते हैं कंपास। आप लोगों ने देखा भी होगा, छोटी सी होती है, मेले वगैरह में भी मिल जाती है। कंपास में क्या होता है, एक छोटी सी इस तरह की डिब्बी टाइप की सी होगी, हो सकता है स्टील में कम, वैसे प्लास्टिक टाइप की ज्यादा होती है, और उसके बीच में एक पॉइंट लगा होता है और उसमें एक तीर जैसा निशान लगा हुआ ऐसे करके, और कुछ ऐसे भी होते हैं उनमें तीर जैसा निशान न देकर के इस टाइप की शेप में भी बना होता है, और एक जगह पे ऐसे करके पॉइंट जैसा लगा होगा, और ये बीच में एक कीली लगी हुई है इसमें, और ये घूमने के लिए फ्री है, ये घूम सकती है चारों तरफ, जैसे ये है, और यहाँ इसमें एक कील लगा दी जाए और ये ऐसे करके घूम सके चारों तरफ। अब अगर आप इस कंपास को कहीं भी लेके जाओगे तो पहली बात, अगर ये एरो वाली है तो एरो वाली जो जगह होती है उसको नॉर्थ कहते हैं और पीछे की साइड को साउथ कहते हैं, और अगर इस टाइप की है तो जो बिंदी लगी होती है उसको नॉर्थ कहते हैं और पीछे वाली को साउथ कहते हैं। और साउथ और नॉर्थ क्यों कह रहे हैं इस कंपास को? जब भी हम इस कंपास को कहीं भी लेके जाएं, मान लीजिए हमने यहाँ पे रख दिया कंपास को सिंपल ऐसे, तो ये सुई है ना इसकी, तुम कहीं भी घुमा के रखो, ये सुई हमेशा नॉर्थ और साउथ में ही रहेगी, वो अपने आप घूम जाएगी। वास्तव में वो सुई पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है, तो वो सुई हमेशा नॉर्थ और साउथ में ही रहेगी। इसको इसीलिए हिंदी में दिक्सूचक भी कहते हैं कंपास। दिक्सूचक का मतलब हो गया डायरेक्शन बताने वाला, क्योंकि इससे हमें दिशाओं का ज्ञान हो जाता है। हमें नॉर्थ और साउथ का पता चल गया तो ईस्ट वेस्ट फिर हम अपने आप पता कर लेंगे कि ईस्ट और वेस्ट किधर हो। तो नॉर्मली अगर आप कंपास को लेके जाओगे तो इसकी सुई हमेशा कहां रुकेगी? नॉर्थ और साउथ में। लेकिन अगर कभी ऐसा हो गया कि आपने एक तार लिया और तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, और विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो आप बता रहे हो कि विद्युत धारा का तो क्या होता है, चुंबकीय प्रभाव होता है, यानी विद्युत धारा की वजह से यहां आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। तो जब आप इस कंपास को लाओगे अब ये नॉर्थ साउथ में नहीं होगी। क्यों नहीं होगी नॉर्थ साउथ में? इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करिए, क्योंकि यहां पर ये नॉर्थ साउथ में इसलिए थी कि ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही थी, जो कि कहां होता है? पृथ्वी के साउथ से लेकर के नॉर्थ की तरफ। लेकिन जैसे ही आप इसे यहां लाओगे तो यहां पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ अब इस तार का भी चुंबकीय क्षेत्र है। इसका मतलब अब वो जो होगी वो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करेगी। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और स्टार के चुंबकीय क्षेत्र का जो रिजल्टेंट बनेगा अब उसकी डायरेक्शन को प्रदर्शित करेगी, यानी अब वो नॉर्थ और साउथ में नहीं रुकेगी। तो पता लगाना बहुत सिंपल हो गया। जब भी हम कंपास लेके जा रहे हैं, लग रहा है कि नॉर्थ साउथ में रुक रही है, ठीक है भाई, वहां पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है बाहर का। लेकिन अगर मैं नॉर्थ साउथ में न होकर के थोड़ा सा डिफ्लेक्ट दिखा रहा है वो, उसे वहां से समझ लो वहां पर कोई ना कोई बाहरी चुंबकीय क्षेत्र है, तो पता चल गया। यानी सुई जो है डिफ्लेक्ट हो जाएगी और नॉर्थ साउथ में न रह करके थोड़ा सा अपनी डायरेक्शन से मुड़ जाएगी, अलग हट जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा कि वहां पे क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। और इसी चीज को लेकर के सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किया किसने? ऑरस्टेड ने। तो अब मैं बात करता हूं ऑरस्टेड के
प्रैक्टिकल की। ऐसे ही लिखूं ज्यादा बेटर है। और स्टेट एक्सपेरिमेंट, और स्टेट का प्रयोग, और ये ऐसा पहला प्रयोग है जो आपको ये दिखाएगा कि विद्युत धारा अपने आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। और स्टेट ने क्या किया, अपने प्रैक्टिकल में एक तार लिया, मान लीजिए उन्होंने एक तार लिया AB एक तार लिया और इस तार को एक बैटरी से जोड़ दिया, और साथ में जरूरत पड़े तो आप की लगा लो चलो, और एक धारा नियंत्रक भी लगा लो चलिए। और भी थोड़ा सा प्रैक्टिकल को अच्छी तरह से समझा जा सकता है अगर धारा नियंत्रक लगाओगे तो। अब बैटरी लगा दी प्लस माइनस की धारा नियंत्रक RH। देखिए धारा नियंत्रक का काम होता है सर्किट में विद्युत धारा के मान को बढ़ाना और घटाना, यानी ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब परिवर्ती प्रतिरोध होता है। अगर हम प्रतिरोध के मान को बढ़ा देंगे तो धारा कम हो जाएगी, और प्रतिरोध के मान को कम कर देंगे तो धारा बढ़ जाएगी, यानी ये परिपथ में विद्युत धारा के मान को कम और ज्यादा कर सकता है। अभी हमने की को क्या कर रखा है, अभी हमने इसको ऑफ कर रखा है, की को हमने ऑफ कर रखा है। मान लीजिए सेम फिगर दूसरा बना ले या इसी के नीचे ले लेंगे, कोई ऐसी परेशानी नहीं है। हम सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ पर जो वायर है, ऐसे मान लो वायर ऐसे करके रखा हुआ है हमारा AB, और उसमें बैटरी वगैरह लगा रखी है इस तरीके से, और इसके नीचे हम लेकर के आते हैं एक कंपास। कंपास यानी कंपास का नॉर्थ और साउथ। वास्तव में ये जो वायर AB है ये इस तरह से रखा गया है कि ये तो नॉर्थ है और ये साउथ है। इसका मतलब ये कंपास का ये नॉर्थ की तरफ रुका हुआ है और ये साउथ की तरफ रुका हुआ है, क्योंकि अभी इस तार में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, इसलिए जो कंपास होगी वो नॉर्थ और साउथ में रुकेगी। और ये तार भी हमने क्या कर रखा है, नॉर्थ और साउथ में ही रख रखा है। देखिए एक चीज का ध्यान देना, नॉर्मली क्या होता है, हम डायरेक्शन लोकेशन की बात करते हैं तो ऐसे लिखते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, नॉर्मली ऐसे लिखते हैं। लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप ऐसे ही लिखोगे, ये तो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप उनको किस तरह से दिखाओगे। मान लीजिए मैंने इस तार को मान लिया कि ये नॉर्थ और साउथ में है, इसका मतलब अब आपका ये नॉर्थ इधर हो गया है, आपने जो माना है साउथ इधर है। अब जब, लेकिन ध्यान ये रखना, ऐसे मत कर देना कि दिशाएं ही बदल जाए। भाई आप ये जानते हो कि ये नॉर्थ है, और नॉर्थ के बाद अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो वेस्ट आएगा, तो नॉर्थ के बाद एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो ये वेस्ट होगा और ये आपका ईस्ट होगा। ऐसे नहीं है कि आप इधर ईस्ट कर दो, वो चीज गलत नहीं करनी है, ठीक है, आप ले कैसे भी सकते हो उसको। तो अब आपने डायरेक्शन रोटेशन इस हिसाब से मान रखा है इस फिगर के लिए। तो क्या देख रहे हैं कि जो कंपास की हमारी वो जो रखी हुई है, अभी कंपास की जो सुई है वो नॉर्थ और साउथ में दिख रही है तुम्हें। इसका मतलब यहां पर कोई भी किसी भी प्रकार का विद्युत क्षेत्र नहीं है, केवल यहां पर पृथ्वी का चुंबकीय, किसी भी प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, केवल यहां पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है। लेकिन जैसे ही हम इस की को ऑन कर देते हैं, जैसे ही आपने इसको ऑन किया और इस तार में जो विद्युत धारा है वो A से B की तरफ प्रवाहित होने लग गई। तो जैसे ही तार में विद्युत धारा A से B की तरफ प्रवाहित हुई, इसका जो नॉर्थ पोल होता है ये वेस्ट की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाता है, पश्चिम की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाता है, W की तरफ ऐसे करके रिफ्लेक्ट। अब एक बात बताइए, इसका मतलब हमने तो विद्युत धारा प्रवाहित की थी और ये पश्चिम की तरफ रिफ्लेक्ट हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहां कोई ना कोई बाहरी चुंबकीय क्षेत्र आ गया। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि गलती से हो गया हो, स्विच को दोबारा से ऑफ कर दो। स्विच को जैसे ही ऑफ करते हैं ये लौट करके फिर वहीं चला जाता है पहले की तरह नॉर्थ में। फिर ऑन करके देखा तो फिर से वहीं पहुंच गया। इसका मतलब डेफिनेटली विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो किसकी वजह से हो रहा है? इस विद्युत धारा की वजह से हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ इस तार में जो विद्युत धारा है ये अपने आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रही है। और भी प्रैक्टिकल करते हैं। अब की बार क्या किया, आपने इसकी पोलैरिटी बदल दी। पोलैरिटी बदलने का मतलब है इस पॉजिटिव को इधर लगा दिया और नेगेटिव को इधर लगा दिया। जब आप पॉजिटिव को इधर लगा दोगे, नेगेटिव को इधर कर दोगे तो विद्युत धारा की दिशा बदल गई।
भाई तार में विद्युत धारा की दिशा बदल गई अब की बार, पहले ए से बी की तरफ जा रही थी, अब बी से ए की तरफ आ रही है। तो क्या देखते हैं, ये जो नॉर्थ से रहा था अब डिफ्लेक्ट होकर के किधर जा रहा है, ईस्ट की तरफ जा रहा है। मतलब क्या हुआ, मतलब सिंपल सा है कि धारा की दिशा बदलने से वो जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र था उसकी भी दिशा बदल गई। सिंपल सा रिजल्ट है फिर इसका। भाई आपने विद्युत धारा की दिशा बदली, यहां पर डिफ्लेक्शन की दिशा बदल गई, विक्षेप की दिशा बदल गई, इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल गई। आप फिर एक और चीज मान लीजिए, ये सुई आपकी यहां से हिल करके इस जगह तक आई थी, लेकिन अगर आप क्या करते हो, इस रियोस्टेट से धारा की वैल्यू बढ़ाते हो, यहां पे आई की वैल्यू को बढ़ाते हो। भाई धारा नियंत्रक किस लिए लगाया हमने, धारा को कम करने और बढ़ाने के लिए। तो अगर आप धारा नियंत्रक से एक परिपथ में विद्युत धारा का मान अगर आप बढ़ाते हो तो क्या देखते हैं, जो डिफ्लेक्शन पहले जितना आ रहा था अब उससे थोड़ा ज्यादा जा रहा है। सीधी सी बात आ रही है कि डिफ्लेक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, विद्युत धारा पे। और डिफ्लेक्शन क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, यानी चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धारा के अनुपाती दिख रहा है कि जैसे जैसे विद्युत धारा का मान बढ़ाते जा रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ता जा रहा है। और अगर कम कर रहे हैं विद्युत धारा को तो डिफ्लेक्शन कम होता जा रहा है। कुल मिलाकर के ऑरिस्टेट ने इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद जो रिजल्ट निकाला, वो रिजल्ट बस इतना था कि कोई भी तार जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो अपने आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, और ये जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है इसका मान धारा के अनुपाती होता है। धारा को बढ़ाने पर बढ़ जाता है और धारा को घटाने पर घट जाता है, और धारा की दिशा बदलने से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाती है। ये है ऑरिस्टेट का एक्सपेरिमेंट, जो ये इस एक्सपेरिमेंट की हमें जरूरत पड़ेगी। अभी मैं आगे चलूंगा, जब फिर आगे एक्सपेरिमेंट पढ़ाऊंगा आपको, तो तब पूछूंगा मैं तुमसे कि ऑरिस्टेट एक्सपेरिमेंट क्या था, तो ध्यान रखना है आपको इसको। फिर इसके बाद मैग्नेट इफेक्ट के बारे में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, और बहुत सारे एक्सपेरिमेंटों के बाद बायो और सेवर्ट ने, बायो सेवर्ट साइंटिस्टों के नाम है, उन्होंने फिर एक नियम दिया, और ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, और वही हमारा अब अगला टॉपिक है, बायो सेवर्ट का नियम। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है भाई बायो सेवर्ट का नियम क्या है। तो अब बायो सेवर्ट का क्या नियम है, अब उसको समझने की कोशिश करिए। बायो सेवर्ट का नियम, एक्सपेरिमेंट बहुत हो चुके थे, उन्होंने खुद भी एक्सपेरिमेंट किए, और खुद इस तरह से एक्सपेरिमेंट किए एंगल चेंज कर करके। मान लीजिए उन्होंने एक तार लिया XY, और तार पर एक एलिमेंट लिया। एलिमेंट का मतलब होता है तार का एक छोटा सा टुकड़ा, ठीक है। एलिमेंट की बात जब भी आती है, किसी के लिए भी आई हो, आप लोगों ने एलिमेंट का मतलब हिंदी में कहते हैं अल्पांश। तो एक एलिमेंट लिया, एक अल्पांश लिया, तो एक छोटा सा तार का टुकड़ा ले लिया, मान लो ये वाला, और इसकी लंबाई को मान लिया dl। तो इसकी लंबाई यहां से लेके यहां तक जो लंबाई है उसको dl मान लिया, और इस अल्पांश से r दूरी पर एक पॉइंट लिया P, और ये जो अल्पांश के साथ ये जो P बिंदु से मिलाने वाली जो लाइन है वो मान लीजिए जो कोण बना रही है वो कोण मान लिया आपने थीटा। तो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए, वो जिस पॉइंट पे हम विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र निकालने की बात कर रहे थे, वो अलग अलग एंगलों पर ले लेकर के देखा, और उसके लिए एक रिजल्ट प्रस्तुत किया, और उस प्रयोगों के आधार पर उन्होंने जो बताया, सबसे पहला पॉइंट कि भाई इसके द्वारा जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है, देखिए चुंबकीय क्षेत्र को मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, और इसको B से डिनोट करते हैं, लेकिन चूंकि आप अल्पांश की वजह से चुंबकीय क्षेत्र निकाले हो तो चुंबकीय क्षेत्र भी छोटा होगा, इसलिए हमने उस चुंबकीय क्षेत्र को भी क्या माना, dB माना। तो क्या जो रिजल्ट आए, dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी इस तार में जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो X से Y की तरफ मान लो I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, और ये रिजल्ट तो आपको ध्यान है, ये तो ऑरिस्टेट ने भी बताया, सही है। और इन्होंने बहुत सारे प्रैक्टिकल किए, और उसके आधार पर जो रिजल्ट किए, तो पहला पॉइंट तो dB इज प्रोपोर्शनल टू I, दूसरा dB इज प्रोपोर्शनल टू dl, यानी जो अल्पांश लिया उसकी लंबाई कितनी है, चुंबकीय क्षेत्र उसके भी अनुपाती है। तीसरा dB इज प्रोपोर्शनल sin थीटा, यानी जो कोण बनना है उस कोण का अगर हम साइन लेते तो उसके प्रोपोर्शनल आ रहा है,
उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। एंड फोर्थ पॉइंट, dv इज प्रोपोर्शनल 1/r², यानी जो दूरी होती है उसकी जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है चुंबकीय क्षेत्र का मान घटता जाता है। वो भी कैसे? इनवर्सली, जो आप कहते थे ना व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करना। जब भी कोई चीज दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है तो उसको कहते हैं व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करना। ये कूलॉम्स लॉ में भी था, ये आपका न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण नियम आपने 11th में पढ़ा था उसमें भी था, और यहाँ भी आपको दिखाई दे रहा है। तो ये चार रिजल्ट निकल करके आए। इन चारों को जब आप कंबाइन करोगे तो dv इज प्रोपोर्शनल idl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। और जब प्रोपोर्शनल का साइन आप हटाते हो तो एक कांस्टेंट आता है और बराबर का साइन आ जाएगा। तो dv इज इक्वल टू k idl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। देखिए, अगर आपको नियम में ध्यान रहे तो ये फॉर्मूला याद रख लेना। बायो सेवर्ट का नियम बड़ा आसान है, 2 नंबर में पूछा जाएगा आपसे, और नियम में याद हो, केवल फॉर्मूला याद रख लेना और अपने आप लिख देना कि बायो सेवर्ट के नियम के अनुसार प्रयोगों से प्राप्त हुआ, और नंबर 1 में इसे देख देख के लिखते चले जाना कि dv इज प्रोपोर्शनल i, dv इज प्रोपोर्शनल dl, dv इज प्रोपोर्शनल sin थीटा और dv इज प्रोपोर्शनल 1/r², और बाद में कंबाइन करके प्लेस करें। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो इस तरीके से आपने लॉ दे दिया। ये है बायो सेवर्ट का नियम। लेकिन बायो सेवर्ट के नियम में कोई भी नियम हो भाई, जब उसमें कोई नियतांक आ जाता है तो उस नियतांक के बारे में बताना पड़ता है। तो यहाँ पर नियतांक आ गया k। अब इस नियतांक की बात करते हैं। ये अनुक्रमानुपाती नियतांक है, लेकिन जिस तरह से कूलाम के नियम में जब k आया था तो उसको भी हमने बताया था और कहा था कि वहां पर जो कांस्टेंट था k डिपेंड्स ऑन द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यानी वो क्या होता है, जो हम सिस्टम यूज कर रहे हैं कि भाई एमकेएस सिस्टम ले रहे हैं कि सीजीएस सिस्टम ले रहे हैं, वो उस बात पर निर्भर करता है। तो सेम यहां पर है। एमकेएस सिस्टम की बात करूं तो एमकेएस सिस्टम में के की वैल्यू जो होती है वो होती है μ0/4π, और सीजीएस सिस्टम की बात करें तो वहां के की वैल्यू होती है 1, और यही चीज वहां पे थी। लेकिन वहां पर ये था, कंपैरिजन करना सीखिए। देखिए, इतना ध्यान रखना, अगर आप कंपैरिजन करके पढ़ना सीख गए तो एक तो तुम्हारा रिवीजन होता हुआ लगेगा तुम्हें, और भूलोगे नहीं उसको लंबे समय तक। वहां पर क्या होता था, एमकेएस सिस्टम में 1/4πε0 और सीजीएस में 1, और यहां पर 1/4πε0 की जगह पे आ रहा है μ0/4π। तो अब ये आ गया आपका, मैंने अभी यूनिट नहीं लिखा क्योंकि यूनिट के बारे में अभी हमें बात करनी है। और एक चीज बता दूं मैं, मैग्नेटिज्म में जो दूसरी परेशानी आपको आने वाली है वो मात्रकों में ही आने वाली है। मात्रक और विमा, मात्रक सीख जाओगे फॉर्मूले से निकालना तो विमा निकालने में तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मात्रकों वाली एक परेशानी भी आपके सामने आने वाली है, क्योंकि एक एक फिजिकल क्वांटिटी के 5-5, 6-6 मात्रक होते हैं। इसलिए रटने की बजाय हम फॉर्मूले को समझें और फॉर्मूले से मात्रक को निकालना सीखें हम, और उसकी प्रैक्टिस करें। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारे माइंड में सेट रहेगा। चलिए खैर, तो पहले एमकेएस सिस्टम में इसकी वैल्यू आ गई μ0/4π और सीजीएस में k = 1। अगर अब मैं एमकेएस सिस्टम में इसको फॉर्मूले को देना चाहूं तो dv हो गया μ0/4π idl sin थीटा अपॉन r²। अब हमारा कुल मिलाकर के ये फॉर्मूला बन गया, जहां पर μ0/4π की वैल्यू क्या होती है, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 10⁻⁻⁴ जैसे कि वहां आपने कूलाम के नियम में पढ़ा था कि 1/4πε0 और बाद में उसकी वैल्यू 9 × 10⁻9, और ऐसे यहां पर ये वैल्यू होती है 10⁻⁻7। लेकिन बात थोड़ी सी इसमें अटक रही है, और वो है बात मात्रक, इसके यूनिट की। और इसी के यूनिट से तुम्हें μ0 के यूनिट के बारे में पता चलेगा, μ0 की डायमेंशन के बारे में पता चलेगा। और ये 2 पॉइंट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कंपटीशन के लिए भी और बोर्ड के एग्जाम के लिए भी। कौन कौन से? ε0 और μ0 के मात्रक और इनकी विमा। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। कभी कभी 1 नंबर का क्वेश्चन सीधे सीधे इस पे मिल जाता है कि ε0 का मात्रक क्या है, μ0 का मात्रक क्या है, इनकी विमाएं क्या है। तो उसको भी तुम्हें अच्छी तरह से आना चाहिए, तो उसकी बात मैं करूंगा अभी। और अगला जो टॉपिक हमारा आने से पहले हमें इसकी बात करनी ही पड़ेगी कि भाई इसका मात्रक कहां से लाया जाए। मात्रक लाने के लिए देखिए थोड़ा सा क्या है इसमें, वास्तव में थोड़ा चैप्टरों का जो अरेंजमेंट कर दिया वो उल्टा कर दिया है।
पहले हमें ऐसा चैप्टर पढ़ाया जाता था जिसमें पहले चुंबकीय क्षेत्र को पढ़ाया जाता था, लेकिन अब क्या 10th में भी है चुंबकीय क्षेत्र वगैरह, तो 10th में हम पढ़ करके आते तो वैसे हमें पता तो वहीं से होना चाहिए, पर फिर भी कोई बात नहीं है। पहले हम मात्रकों को समझने के लिए पहले हम बी के मात्रक पर चलते हैं, बी की डेफिनेशन को जानना चाहते हैं। बी से मतलब है चुंबकीय क्षेत्र। तो मैं पहले चुंबकीय क्षेत्र की बात कर रहा हूं, अब हालांकि वो अगले चैप्टर में आएगा, लेकिन पहले मैं बात कर रहा हूं चुंबकीय क्षेत्र की। चुंबकीय क्षेत्र बी, देखिए बी के बारे में भी आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। बी की परिभाषा पूछी जा सकती है, बी का मात्रक पूछा जा सकता है, बी की विमा पूछी जा सकती है। और बी का एक दो मात्रक नहीं है, इसके कई मात्रक निकल करके आते हैं, क्योंकि जितने फॉर्मूले पढ़ोगे, जितने फॉर्मूलों में बी आएगा वहीं से उसका मात्रक निकल करके आ सकता है। तो फिलहाल हम कुछ ऐसे बेसिक मात्रक की बात करते हैं जिसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है। जब भी बी की बात आ जाए, आप केवल दो फॉर्मूले याद रखना, उन दो फॉर्मूलों से ही तो इसका मात्रक बनाना और वहीं से इसकी विमा निकाल लेना और वहीं से इसकी परिभाषा दे देना। और वो क्या है, देखिए अगर आप कोई तार ले रहे हो और तार की लंबाई है मान लो L, और तार को तुमने एक चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया बी में, और चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण पे रख दिया और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो उस तार पर एक बल लगने लग जाता है। यानी धारावाही चालक को अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में रख दे तो उस पर एक बल लगने लग जाता है, और उस बल का फॉर्मूला होता है F=IBL sin थीटा। कोई भी चीज आप भूल जाओ, बी के मात्रक की तुम्हें जरूरत पड़ जाए, बी की विमा की जरूरत पड़ जाए, बी की परिभाषा की जरूरत पड़ जाए, इस फॉर्मूले को याद रखना बस, F=IBL sin थीटा। इसी फॉर्मूले से बी की परिभाषा दे दोगे, बी का मात्रक बता दोगे, बी की विमा बता दोगे आप। अगर मान लो आप बी को परिभाषित करना चाहते हो, आई को ले लेना 1 एम्पियर, एल को ले लेना 1 मीटर, थीटा ले लेना 90 डिग्री, बी इक्वल टू आ जाएगा आपका एफ। लगा के देख लो, बी इक्वल टू आ जाएगा एफ। आप क्या कह सकते हो, बी की परिभाषा में क्या बोल सकते हो, बी क्या चीज है, बी किसी धारावाही चालक पर लगने वाला बल है। कब, जब उस चालक की लंबाई 1 मीटर, उसमें एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो और वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा। तो सिंपल सी परिभाषा हो गई, एकांक लंबाई के तार को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रख करके उसमें एकांक धारा प्रवाहित करने पर उस पर लगने वाले बल को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा बन गई। अब बात आती है कि भाई हमको बी का मात्रक निकालना है, तो बी का मात्रक निकालोगे तो बी इक्वल टू हो जाएगा F/IL sin थीटा। F का न्यूटन, I का एम्पियर, L का मीटर। साइन थीटा का कोई यूनिट होता नहीं है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर बी का मात्रक निकल करके आया। और इसी को ध्यान रखना है, इसे सीजीएस में बोलते हैं टेस्ला। न्यूटन पर एम्पियर मीटर को ही हम बोलते हैं टेस्ला, एंड डिनोटेड बाय कैपिटल T। तो बी के मात्रकों के बारे में अगर मैं बात करूं, तो बी के मात्रक में अब ये निकल करके आ गया आपके सामने कि भाई बी का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन पर एम्पियर मीटर, और इसी को बोल देते हैं टेस्ला, एंड डिनोटेड बाय कैपिटल T। हालांकि सीजीएस में इसका जो दूसरा मात्रक होता है कंपैरेटिवली उसको गॉस कहते हैं, और एक टेस्ला में 10⁻⁴ गॉस होते हैं। जिस तरह से आपने 11th में पढ़ा बल के लिए न्यूटन और सीजीएस में डाइन, और एक न्यूटन में 10⁵ डाइन। फिर आपने पढ़ा जूल और अर्ग, वर्ग के लिए, और एक जूल में 10⁷ अर्ग। ऐसे ही अब यहां पढ़ोगे आप चुंबकीय क्षेत्र के, तो टेस्ला और गॉस, और 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस। ठीक है, तो फिलहाल हम फिर अब यहां से डायमेंशन की बात कर सकते हैं, डायमेंशन निकल के आ जाएगी, कहीं कोई परेशानी नहीं है। कैसे निकलेगी बी की विमा, बी की अगर आपको विमा निकालनी है तो बी की विमा के लिए आप न्यूटन की जगह पे बल की विमा लगा दोगे mL/-2। ए क्या चीज है, ए एम्पियर है, और एम्पियर के लिए विमा ए ही यूज की जाती है, तो ए, और मीटर एल। तो क्या हो जाएगा, ऊपर ले जाओगे इसको, ये आ जाएगा m⁻², a⁻⁻1।
तो ये इस तरह से आपका यूनिट इसका निकल करके आ जाएगा। अब बात आई इसके कि भाई हमें तो इसके यूनिट की तो बात हम कर ही रहे, इसकी तो हमें जरूरत पड़ गई थी इसलिए कर रहे हैं, लेकिन मेन हम किसका यूनिट निकालना चाह रहे थे, मेन हम किसकी डायमेंशन निकालना चाह रहे थे, हम एप्सिलॉन नॉट की बात कर रहे थे। हमने जो वैल्यू लिखी थी वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की लिखी थी 10⁻⁻⁷। हमें इसका मात्रक चाहिए। अब इसका मात्रक निकालने के लिए देखो यहां से कि भाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मात्रक चाहिए, तो बाकी सबको मुझे इधर ले जाना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जो वैल्यू आने वाली है यहां से dv into r स्क्वायर अपॉन idl sin थीटा। अब dv का यूनिट लगाओगे, मान लो dv का लगाया आपने न्यूटन पर एम्पियर मीटर, तो न्यूटन अपॉन एम्पियर इनटू मीटर, इसका मीटर स्क्वायर अपॉन में i का एम्पियर, dl का मीटर, sin थीटा का कुछ भी नहीं, मीटर मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, और ये आ गया न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। तो कुल मिलाकर के आप म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का जो मात्रक आया वो न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर आ गया। और अगर तुमसे म्यू नॉट का भी पूछे, क्योंकि 4 पाई का तो कोई यूनिट होता नहीं है, तो म्यू नॉट का भी मात्रक पूछेगा तो उसको भी आप क्या लिख सकते हो, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। तो न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर एक तो ये आ गया। और किसको पूछ सकता है, मान लो उसने टेस्ला के पदों में पूछ लिया, तो जो हमने न्यूटन पर एम्पियर मीटर लगाया था उसकी जगह हम टेस्ला लगा करके चलेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, डीवी की जगह पर टेस्ला, आर स्क्वायर की जगह पर मीटर स्क्वायर, अपॉन में आई की जगह एम्पियर, डीएल की जगह पर मीटर, एक मीटर से मीटर कटा, ये आया टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो दूसरा जो यूनिट इसका आ गया टेस्ला मीटर पर एम्पियर। अभी तो शुरुआत है ये, अभी तो और भी आ सकते हैं इसके, मैं अभी निकाल नहीं रहा हूं उनको, नहीं तो तुम्हें पहले से ही कंफ्यूजन शुरू हो जाएगा। लेकिन कभी भी तुम यूनिट रट नहीं पाओगे, और रटने की कोशिश भी मत करो, आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। जब भी किसी की यूनिट की जरूरत पड़ रही है और वहां तुम्हें लग रहा है कि बी का यूनिट चाहिए, बस एक ही फॉर्मूला याद रखो, F इक्वल टू IDL sin थीटा। और जब बी का यूनिट आ जाए फिर बी का यूनिट रख करके आप उसकी यूनिट निकालना शुरू करो। उसकी डायमेंशन की जरूरत है तो डायमेंशन निकालना शुरू करो। अब यहीं से डायमेंशन की जरूरत पड़ जाए कि म्यू नॉट की डायमेंशन क्या होगी। अरे भाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की तो कोई डायमेंशन होती नहीं है, इसका मतलब जो यूनिट इसका है वही यूनिट म्यू नॉट का है। और वो आ रही हमारी क्या आई थी अभी, मान लो न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर आ गई, तो न्यूटन की डायमेंशन तो हम लिख देते हैं ना m(10⁻²) और अपॉन में एम्पियर स्क्वायर, एम्पियर की यही होती है, तो a⁻²। ये इसकी विमा बन गई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछी जाती है। बात समझ में आ गई कि नहीं, या फिर फॉर्मूले को लेकर के वहां से भी निकाल सकते हो। तो कुल मिलाकर के ये जो कांस्टेंट आया म्यू नॉट, यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, पहले हम उसकी वैल्यू की बात करें और उसके जो मात्रक है, उसकी जो विमा है उसकी बात करें। अब थोड़ी सी बात यह है कि भाई तुमने चलो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मात्रक निकाल दिया, दोनों तरह की मात्रक बता दिए, आपने उसकी विमा बता दी म्यू नॉट की, लेकिन म्यू नॉट के बारे में तो बताओ कि ये है क्या चीज। भाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को तुमने एक नेता भी बोल दिया, लेकिन म्यू नॉट क्या चीज है। जिस तरह से आप कहते थे वहां पर एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता, ऐसे ये होती है निर्वात की चुंबकशीलता। तो यहां पर म्यू नॉट को बोलते हैं हम निर्वात की चुंबकशीलता। तो ये हमें ध्यान रखना है कि ये निर्वात की चुंबकशीलता है। इसका साथ ही साथ इसका मात्रक हमें पता चल गया, दोनों तरह की मात्रक पता चल गई, और इसकी विमा अभी और भी मात्रक पता चलेंगे, वो बाद की बात है, फिलहाल इतना समझना है बस। ठीक है, तो अभी मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि क्या क्या हमने समझा। हमने चुंबकीय विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को समझा, और स्टेट के प्रयोग को समझा, बायो-सैवर्ट के नियम को समझा, और बायो-सैवर्ट के नियम में जो कांस्टेंट आ गया था उस कांस्टेंट की स्टडी की, और उस कांस्टेंट की विमा और उसके मात्रक निकाले। लेकिन विमा और मात्रक निकालने के लिए हमें जरूरत पड़ गई थी बी की, तो फिर बी के मात्रक और बी की विमा और बी की परिभाषा देने के लिए हमने इस सूत्र की सहायता से उसको भी पूरी तरह से समझ लिया। इतना काम हमने कर दिया। ठीक है भाई, अब कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब इसके बाद जो बात आती है, अब उसको समझने की कोशिश करेंगे। चूंकि ये जो डीबी होता है या फिर बी होता है हमारा, यानी चुंबकीय क्षेत्र। देखिए एक चीज का ध्यान देना, आपने जब पहले चैप्टर में पढ़ी तो दो चीजें पढ़ी थी, एक विद्युत क्षेत्र और एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
लेकिन क्या करते थे हम, विद्युत क्षेत्र का मतलब तो बस इतना था कि आवेश के आसपास का एरिया, आवेश के आसपास का रीजन जिसमें कोई दूसरा आवेश लाए तो वो एक बल का अनुभव करे, वो विद्युत क्षेत्र है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या थी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी कि एकांक आवेश पर लगने वाला बल। लेकिन नॉर्मल भाषा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को विद्युत क्षेत्र कह देती थी। ऐसे ही अब यहां समझिए, किसी चुंबक के आसपास का क्षेत्र, या चुंबक मतलब किसी धारावाही तार, क्योंकि अब तो हम ये भी समझ गए कि अगर कोई तार है जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके आसपास भी क्या बन जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र। तो किसी धारावाही तार या धारावाही चालक के आसपास का क्षेत्र वो चुंबकीय क्षेत्र है। लेकिन जब बात dV की जाए या जब बात B की जाए तो वो चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, बल्कि वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। लेकिन आजकल की भाषा में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को शॉर्ट में चुंबकीय क्षेत्र कह देते हैं। आपको ऐसा पता कैसे चला करेगा? अरे पता, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू की बात आ रही है तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ही की होगी। चुंबकीय क्षेत्र तो क्या, तो एक रीजन है बस। अगर वैल्यू की बात आ रही है, न्यूमेरिकल दे रहा है कि इतनी वैल्यू 4 टेस्ला, इसका मतलब क्या है? वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। लेकिन हम उसको आजकल क्या बोल रहे हैं? चुंबकीय क्षेत्र कह रहे हैं शॉर्ट में। बात समझ में आ गई कि नहीं? अब देखिए, जब बायो-सैवर्ट लॉ हमारा कंप्लीट हो गया, उसमें आने वाले कांस्टेंट के बारे में हम समझ गए, उसके कांस्टेंट में एक जो निर्वात की चुंबकशीलता आ गई उसके बारे में भी हम समझ गए, उसके विमा के बारे में समझ गए, उसके मात्रक के बारे में समझ गए। उसके बाद क्या चीज रहती है? अब है इसका सदिश रूप। जिस तरह से आपको ध्यान हो तो कूलाम के नियम का सदिश रूप आपने लिखा था, उसी तरह से अब हमें बायो-सैवर्ट लॉ का सदिश रूप लिखना है और उसको अच्छी तरह से समझना है। तो देखिए, अब बात करते हैं बायो-सैवर्ट के नियम का सदिश रूप। आप बायो-सैवर्ट नियम के सदिश रूप की बात कर रहे हो। सदिश रूप तो नॉर्मल क्या है भाई? dV इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। और आप इसको सदिश रूप में लिखना चाहते हैं। हालांकि आपको ध्यान होगा अच्छी तरीके से, मैंने वीडियो भी बना के डाला था उस पर कि वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है किसी चीज, और वहां पूरा तरीका समझाया था मैंने कि अगर किसी समीकरण को, किसी इक्वेशन को आप अगर सदिश रूप में लिखते हैं तो लिखने का तरीका क्या है उसमें। उतना डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं, अब सीधे सीधे मैं बात करता हूं। देखिए, अगर कभी किसी को सदिश रूप में लिखना है तो ये देखो उस पर कौन कौन सी भौतिक राशि सदिश है, उन पर तीर का निशान लगा। अगर कोई दो भौतिक राशि मल्टीप्लाई में आ रही है तो तीर का निशान लगाने के साथ साथ तुम्हें यह भी देखना होगा कि अब उनके बीच में डॉट लगेगा कि क्रॉस लगेगा, और वो पता चलता है कि उनका आंसर अगर अदिश आ रहा है तो डॉट लगता है और आंसर सदिश आ रहा है तो क्रॉस लगता है। दूसरी एक और चीज, अगर साइन थीटा आ रहा है, भाई एक तो आ जाए कॉस थीटा, इसका मतलब ए डॉट भी होता है, ए भी कॉस थीटा, इसका वहां मतलब डॉट से लिंक है। और अगर साइन थीटा आ रहा है तो ए क्रॉस भी होता है, ए भी साइन थीटा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं क्रॉस से लिंक है उसका। तो यहां पर भी हमारा क्या आ रहा है? साइन थीटा। इसलिए इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले तो मैंने dV के ऊपर वेक्टर का निशान लगा दिया। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एक कांस्टेंट है, वो जैसा है वैसे रख दिया। r स्क्वायर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, खासकर जैसे डिस्टेंस, पोजीशन वेक्टर वगैरह ले रहे, उसका स्क्वायर अगर हो जाता है तो वो कभी सदिश नहीं हो सकता। भाई r स्क्वायर आता कब है? जब वेक्टर r का r के साथ डॉट करते हो तब r स्क्वायर आता है, और डॉट का मतलब होता है अदिश राशि। इसलिए r स्क्वायर हमेशा क्या रहेगा? अदिश राशि रहेगा। तो r स्क्वायर को भी आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है, r स्क्वायर भी आपका जो करते हो। अब आ जाओ IDL sin थीटा। अब बात आती है I तो भाई विद्युत धारा है, और विद्युत धारा के बारे में तो आप पढ़ चुके हो तीसरे चैप्टर में कि विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है, तो I को I लिख दो। अब बचे आपके केवल DL और sin थीटा, और इसको तुम्हें वेक्टर में बदलना है कि भाई इसको वेक्टर में कैसे लाना है। तो अब DL, अब फिगर को देखेंगे हम। DL वास्तव में DL एक अल्पांश है और एक लेंथ है, और इसको वेक्टर मानते हैं, और इसके वेक्टर की जो दिशा ली जाती है वो विद्युत धारा की दिशा में ली जाती है। इसका मतलब विद्युत धारा ऐसे जा रही है तो ये DL वेक्टर आपका ऐसे करके हो गया ऊपर की तरफ, और इसके साथ साथ ये दूरी आ रही है जो कि P को बता रही है, जिधर एंगल दिख रहा है आपका
अगर इसको आर वेक्टर मानो आप, भाई परिमाण तो आर हो गया, वेक्टर आर हो जाएगा, और इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मान लिया आपने आर कैप, तो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आर कैप हो गया। तो वास्तव में यहां पर जो डॉट क्रॉस प्रोडक्ट डिपेंड किस किस पे कर रहा है, डीएल पर और आर कैप पर, या फिर वेक्टर आर पर। लेकिन वेक्टर आर होता तो ऊपर आर आता, आर है नहीं। तो आप ये सोचिए कि डीएल और आर कैप का वेक्टर कैसे निकालें। तो जब आप डीएल और क्रॉस ऑफ आर कैप निकालोगे तो क्या आएगा, इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। भाई ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा एन कैप, डीएल क्रॉस आर कैप, तो डीएल क्रॉस आर कैप, तो डीएल का मैग्नीट्यूड डीएल, आर कैप यूनिट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मतलब 1 को छोड़ो और इनटू उनके बीच के एंगल का साइन, तो साइन थीटा। एन कैप तो डायरेक्शन को बताता है, इसका मतलब ये हुआ डीएल क्रॉस आर कैप किसकी जगह पे आएगा, डीएल साइन थीटा की जगह पे। इसका मतलब ये जो डीएल साइन थीटा था इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूं डीएल क्रॉस आर कैप। क्या लिख सकते हैं हम इसकी जगह पे, डीएल क्रॉस आर कैप। लेकिन थोड़ा सा यहां कंफ्यूजन का क्या होता है कि भाई डीएल क्रॉस आर कैप लिखें कि आर कैप क्रॉस डीएल, भाई दोनों चीजें लिखी जा सकती हैं। बस यही कंफ्यूजन है और यही चीज स्टूडेंटों की समझ में कमाल है, और उसके लिए थोड़ा सा समझना पड़ता है फिर रूल से। यानी हमको थोड़ा सा यहां ये भी पता होना चाहिए कि उसके वेक्टर की जो डायरेक्शन ली जाएगी वो किधर ली जाएगी, कैसे ली जाएगी। समझ रहे हो ना बात को। तो अब आप यहां पे, तो एंगल आपका यहां पर जो एंगल है आपका आर से डीएल की तरफ कैसा एंगल दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। भाई आर से डीएल की तरफ कैसा दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो आर से डीएल की तरफ एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, इसका मतलब पी पॉइंट पर जो डायरेक्शन आनी चाहिए वो तो फिर बाहर की तरफ आ जाएगी। कैसे आ जाएगी, बाहर की तरफ आ जाएगी, जबकि वास्तव में यहां पर इसकी डायरेक्शन होती है अंदर की तरफ। वो मैं उसके लिए रूल भी बताऊंगा, वो आप समझ जाओगे कैसे होगी। इसलिए यहां हम जो एंगल लेंगे वो डीएल से शुरुआत करेंगे, डीएल से आर की तरफ। तो डीएल से आर की तरफ जब आप शुरू करोगे तो डीएल से आर की तरफ ये एंगल हो जाएगा आपका, और डीएल क्रॉस ऑफ आर कैप, ठीक है। इसीलिए हमने क्या लिया, डीएल क्रॉस ऑफ आर कैप। एक बार दोबारा थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मान लीजिए आपको पता चल गया कि इस जगह पर चुंबकीय क्षेत्र जो बी है उसकी दिशा है अंदर की तरफ। ऐसे पता चल गया तुम्हें पहले से कि यहां बी की जो दिशा है वो अंदर की तरफ है, ये पता चल गया आपको। अब जब तुम्हें ये पता चल जाएगा कि बी की दिशा अंदर की तरफ है, तो अब बताइए आप क्लॉकवाइज एंगल लेंगे कि आप एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेंगे, क्योंकि जब दिशा अंदर की तरफ होती है तो एंगल कैसा लिया जाता है, क्लॉकवाइज। बात समझ गए कि नहीं, क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज अगर आप आर से डीएल की तरफ जाओगे तो एंगल एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, इसलिए हमें डीएल से आर कैप की तरफ आना पड़ेगा। इसलिए पहले किसको लिखेंगे, डीएल को, और बाद में किसको लिखेंगे, आर कैप। तो अब हमने यहां पर लिख दिया डीएल क्रॉस ऑफ आर कैप। तो हमारा जो सदिश रूप हो गया, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, वो ये सदिश रूप हो गया। लेकिन इसको एक तरीका और होता है लिखने का। कभी कभी हो सकता है मान लीजिए मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आ जाए और ये दिया ही नहीं हुआ, तो आर कैप वेक्टर को और हम क्या लिख सकते हैं, आर कैप को लिखा जाता है वेक्टर आर बटे उसका मैग्नीट्यूड। ऐसा मैंने वहां भी कराया था। इसलिए अगेन इसको आप चेंज करोगे तो dv इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl क्रॉस ऑफ। अब r वेक्टर आ जाएगा r कैप की जगह, और नीचे एक और r चला जाएगा तो r स्क्वायर की जगह हो जाएगा r क्यूब। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ये हो गया अब आपका बायो-सैवर्ट के नियम का सदिश रूप। क्लियर। अब देखिए, अब जो मेन बात बची हमारी वो बची बी की दिशा। बी की कह लो चाहे डीबी की कह लो, डीबी की दिशा। क्योंकि मैंने बताया पहले जब शुरू किया था वीडियो को तभी मैंने क्लियर कर दिया था, आपको जो परेशानी आनी है वो डायरेक्शन में आनी है। तो डायरेक्शन को निकालने के लिए अगर आपको सदिश रूप पहले से पता है तब तो कोई परेशानी है नहीं। मान लीजिए आपने सदिश रूप में याद कर रखा है कि भाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर।
और यहां पर डीबी आप कह रहे हो इस पॉइंट पर डीबी, तो डीबी की डायरेक्शन क्या होगी भाई, किस किस पर डिपेंड कर रहा है, डीएल और आर कैप पर। तो डीएल हमारा ये है, आर कैप हमारा ये है। इसका मतलब इन दोनों के लंबवत आएगी, जैसा क्या आएगी इन दोनों के लंबवत। अब इन दोनों के लंबवत या तो ब्लैक बोर्ड के बाहर होगी या ब्लैक बोर्ड के अंदर होगी। अब उसमें यहां लिखा है डीएल पहले, तो डीएल पहले है तो डीएल से एंगल शुरू करना है, तो डीएल से एंगल शुरू करेंगे, किधर जा रहे हैं, क्लॉकवाइज, तो दिशा होगी अंदर की तरफ। तो इस पॉइंट पे दिशा हो गई अंदर की तरफ। मान लीजिए यही पॉइंट में इस वाले पे ना निकाल करके मैं एक यहां पॉइंट ले रहा हूं इस डायरेक्शन में, भाई वो तो पॉइंट तो कहीं भी आ सकता है ना। मान लीजिए एक पॉइंट हमारा इधर है, उसको हमने दिखा दिया पी डैश, और ये डिस्टेंस को भी चलो आर मान लो, इधर भी यूनिट वेक्टर को आर कैप मान लो, और अब इस पे हम निकालना चाहते हैं डीबी, और अब पूछना चाहते हैं कि अब इस डीबी डैश की दिशा क्या होगी या डीबी की दिशा क्या होगी। अब इसकी डायरेक्शन में बात करना चाहते हैं। अब डीएल के साथ में अब ये वाला एंगल है आपका थीटा, अब आप इसकी दिशा निकालोगे, आपका फॉर्मूला ये है। अब आप डीएल से आर कैप की तरफ चलोगे तो डीएल आपका ये है, और डीएल से आर कैप की तरफ आप ऐसे आ रहे हैं, तो ये किधर जा रहे हैं भाई, हम एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज तो डायरेक्शन किधर होती है, इसका मतलब यहां पर डीबी की डायरेक्शन हो गई बाहर की तरफ। बात समझ में आई कि नहीं? ये तो था बेसिक बात। अभी हमें इसके लिए रूल समझने हैं, और एक चीज और समझनी है। देखिए दो चीजें हम लेते हैं, एक तो ऐसे करके पॉइंट और एक ऐसे करके क्रॉस। इन दोनों का क्या मतलब है, ये मैग्नेटिज्म में बहुत आएगा, इन दोनों का मतलब क्या है। और एक चीज और, ये जरूरी नहीं है कि केवल चुंबकीय क्षेत्र के लिए आए, ये बल के लिए आ सकता है, ये विद्युत धारा के लिए आ सकता है, ये किसी भी चीज के लिए आ सकता है। ये दिशा है, ये दिशा है। जब आपको ये लगा हुआ दिख जाए तो इसका मतलब होता है आउटवार्ड। आउटवार्ड का मतलब है बाहर की तरफ, यानी कागज, जिस कागज पे आप काम कर रहे हो उस कागज के बाहर की तरफ, या फिर ऐसे बोल सकते हो कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर। और क्रॉस का मतलब होता है इनवार्ड। इनवार्ड का मतलब होता है कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर। इसका मतलब ये हमारा यहां था, क्या था, अंदर की तरफ। तो मैं ज्यादा नहीं लिखता दिशा के बारे में, केवल मैं ये बना देता क्रॉस। अपने आप एग्जामिनर समझ जाता कि मतलब क्या है, डायरेक्शन किधर है उसका। और यहां पर हमारी बाहर की तरफ आई तो हम अपने आप बना देते डॉट। एग्जामिनर अपने आप समझ गया कि डायरेक्शन किधर है उसका। तो ये अगर बने हुए आ रहे किसी न्यूमेरिकल में या कहीं भी किसी क्वेश्चन में, तो आप तुरंत समझ जाओगे कि वहां पर वो विद्युत क्षेत्र की, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर देना चाह रहा है। बात समझ आ गई? तो ये दोनों पॉइंट आपको एक तो ध्यान रखने हैं। इसका मतलब है बाहर की ओर, और इसका मतलब है अंदर की ओर। तो हम ज्यादा न करके बस इसी को क्रॉस और डॉट लगा करके उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कहीं भी। अब बात रह जाती है कि भाई दिशा निकालने के लिए कोई ऐसे रूल निकाले जाए, रूलों को समझा जाए जिससे उस डायरेक्शन को इजीली समझा जा सके। तो अब मैं दिशा के लिए जो कुछ रूल दे रखे उन रूल्स की बात करता हूं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम। P की दिशा के नियम। मान लीजिए ये आपका एक तार था एक्स वाई, और इसमें विद्युत धारा ऐसे प्रवाहित हो रही थी आई, और ये आपने एक एलिमेंट ले लिया डीएल लेंथ का, और आप इसके एक बार इधर और एक बार इधर, ये P मान लो, चलो इसको P डैश मान लो, ये एंगल थीटा, इधर ये एंगल थीटा, सही है। और अब आप इन पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालना चाहते हो, ये dB और इधर dB डैश। एक जैसा इसलिए नहीं लिखा है कि अलग वेक्टर है तो अलग अलग हो जाती है, तो दिशाएं अलग अलग हो जाती है, तो फिर एक जैसा नहीं लिख सकते आप उसको, भले मान समान रही, लेकिन जब दिशा अलग हो जाएगी तब भी वेक्टर का नाम तुम्हें अलग देना पड़ता है। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, अब हम इनकी बी की दिशा निकालने के नियमों की बात करते हैं। तो एक सिंपल नियम तो मैंने तुम्हें समझा दिया, ए क्रॉस बी वाला, लेकिन अब कुछ नियमों की बात करते हैं जो तुम्हारे लिए बहुत आसान हो और उनसे आप इजीली उसको सॉल्व कर सको। वैसे तो कई नियम है। पहला नियम होता है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, राइट हैंड थंब रूल बोलते हैं इसको। और दाएं हाथ के अंगूठे का नियम क्या है? बड़ा सिंपल सा होता है। आप अपने दाहिने हाथ से, देखिए एक चीज बता दूं आपको, यहां हम जो रूल पढ़ाएंगे इस चैप्टर में नहीं, ये और इससे अगला, यानी मैग्नेटिज्म में कई रूल पढ़ाएंगे।
उसमें कभी दाएं हाथ की बात आया करेगी तो कभी बाएं हाथ की बात आया करेगी। अब स्टूडेंट क्या गलती करता है, नियम लगा रहा है दाएं हाथ का और अपना हाथ ले रहा है बायां। ये बहुत गलती होती है बच्चों से। इसलिए 2 बार श्योर हो कि जिस रूल को लगा रहे हैं, जिस हाथ वाले रूल को लगा रहे हैं, वही हाथ हम अपना यूज कर रहे हैं, या ऐसा तो नहीं है कि कोई दूसरे हाथ को यूज कर रहे हैं। ऐसी गलती बहुत होती है, खास करके दाएं हाथ का नियम लगा रहे हो और आप लिखते हो लेफ्ट हैंड से, तो तुम्हारा लेफ्ट हैंड बार बार आगे भागता है फिर, ठीक है, तो वहां गलती होने का चांस है। तो खैर गलती होती है यहाँ पे, तो इसलिए मैं यहाँ ये कहता हूँ कि आपको 2 बार श्योर होना है कि भाई किस तरह से हम उसको निकालें, ठीक है। तो मैं फिलहाल इन नियमों की बात कर रहा हूं बस। तो पहला नियम है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। दूसरा नियम है आपका दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1, राइट हैंड पाम रूल नंबर 1। दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1, क्योंकि अभी 2 और आएगा बाद में चल। और तीसरा होता है स्क्रू रूल। आप अपने हाथ से किसी पेज को कसते हो, तो पेज को जब कसते हैं तो वो आगे बढ़ता है, तो हम किस दिशा में कस रहे हैं उसको और वो किस दिशा में आगे जा रहा है, तो उसको स्क्रू रूल बोल देते हैं। या इसे भी बोलते हैं दाएं हाथ के पेज का नियम, उसको भी ऐसे ही बोला जाता है। तो तीनों दाएं हाथ के नियम है ये, और अगले वीडियो में हम इन तीनों नियमों को आपको समझाएंगे।